नमस्कार, बीएसटीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का दौरा 7.5 घंटे का मेगा शो, रोड शो से लेके सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल से लेके शांति शिखर का लोकार्पण। और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य को 25 साल बाद मिले नए विधानसभा भवन का लोकार्पण और उसके बाद म्यूजियम, फिर राज्योत्सव में बड़ा आगाज और प्रदेश को लगभग 14,000 करोड़ से अधिक की सौगात। इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ा सवाल कि रजत जयंती वर्ष समारोह पे क्या छत्तीसगढ़ उस स्थान पे पहुंच पाया जिसकी कल्पना लोगों ने की थी, उस जगह मिल पाई छत्तीसगढ़ को जिसकी परिकल्पना छत्तीसगढ़ ने की थी, और उन पुरखों के सपनों को क्या छत्तीसगढ़ पूरा करते हुए यहां तक पहुंचा। ऐसे दर्जनों सवाल और पीएम मोदी के इस मेगा शो के मायने क्या, राज्य विकास को लेके और सियासत को लेके, इन तमाम चीजों पे करेंगे विस्तार से 1 घंटे तक चर्चा। एक बड़े पैनल से होंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि पीएम मोदी की क्या बड़ी बातें, क्या उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है। उत्सव पर मुझे राज्य के लोगों के लिए इस नई विधानसभा के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, 2025 का ये वर्ष भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है। 75 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान देशवासियों को समर्पित किया था। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। साथियों, लोकतंत्र में कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सब सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाए, यह संकल्प लेना ही नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के इस अवसर के सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आइए इस परिसर से हम सभी भारतीय गणतंत्र के इस अमृत वर्ष में यह संकल्प लेकर जाएं कि जनता जनार्दन की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। साथियों, यह भवन लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। इसका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है और इसका हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिंब है। यहां लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे। छत्तीसगढ़ के जम्मो भाई बहनी, लइका सियान, महतारी, मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करीस है। ये मौका म जम्मो छत्तीसगढ़िया मन ल गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। आज छत्तीसगढ़ में करीब 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। साथियों, हमारा प्रयास है कि गरीब को सम्मान का जीवन मिले। झुग्गियों की, कच्चे घरों की जिंदगी गरीब को और निराश करती है, हताश करती है।
गरीबी से लड़ने का हौसला खो बैठता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है, उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री, हर सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया जब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थी। मुझे खुशी है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना बहुत जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को कहूंगा कि ये समय, मेरे नौजवान साथियों, ये समय आपका है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप प्राप्त न कर सके। बातों को देख के, सुन के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार पीएम मोदी का संदेश क्या है। पीएम मोदी ने राम राष्ट्र की जो परिकल्पना की, उसका परिपालन वो धरातल पे कैसे उतरेगा और क्या कुछ होना चाहिए जनप्रतिनिधियों की तरफ से, इन तमाम चीजों पे पीएम मोदी ने फोकस की। चलिए आज इसी गंभीर विषय पे और पूरे 25 साल के इस इतिहास पे, रजत जयंती वर्ष पे बात करते हैं। हमारे साथ एक विविध पैनल, विद्वान पैनल मौजूद है। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से आरपी सिंह जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जोगी कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करते हुए प्रवक्ता संजीव अग्रवाल जी है, संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के हर पहलू को समझने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कहिए या फिर संचार प्रमुख कहिए, सूरज उपाध्याय जी भी हमारे साथ है। सूरज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रदेश की राजनीति के हर विषय का विश्लेषण करने वाले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। छत्तीसगढ़ को 25 साल पूरे हुए। 25 साल के इस रजत जयंती वर्ष समारोह में पीएम मोदी का दौरा, 7.5 घंटे का राजधानी रायपुर में मेगा शो और तकरीबन हजारों की भीड़ को संबोधित करना और उनकी बातें क्या कुछ कहता है, क्या कुछ इसका संदेश है, जब एक बार आप विश्लेषण करिए, फिर चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के आज के रजत जयंती वर्ष में और आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री जी कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जो इतिहास में अमर हो गया। वो 25 वर्ष के विकास गाथा में सभी मुख्यमंत्रियों, मंत्रिमंडल को धन्यवाद दिए। वो राम राज्य की चर्चा किए, वो महिलाओं को, महतारी को, सबको संबोधित किए। मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी 25वें वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के मुख्य अतिथि बनकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार किए और अपना कीमती समय यहाँ दिए। ये स्टिल रिमेंबर हो गया डॉक्टर अवधेश। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जो प्रधानमंत्री जी के बातों से आज जो झलकी, तो प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का कार्यकाल, अजीत जोगी जी को निश्चित रूप से यह श्रेय मिलेगा कि धान खरीदी, सरकारी धान खरीदी का कार्यक्रम डॉक्टर अजीत जोगी जी आरंभ किए, जो छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल, तीनों कार्यकाल, और तीनों अजीत जोगी जी के कार्यकाल में चूंकि आज राम की चर्चा है, तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव जी को भी स्मरण करना अनिवार्य है। उनका आर्थिक प्रबंधन बहुत ही बेहतरीन था, लीकेज नहीं था। स्थापना में वो जिस तरह से वो का संचालन किए, वो काबिले तारीफ।
फिर डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल। आज जब छत्तीसगढ़ बना तो पलायन जिस ढंग से हो रहा था, उस पलायन की विभीषिका को रोकने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना ये छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए, गरीबों की तस्वीर बदल गया, इससे उनकी तकदीर बदल गई। और साथ ही साथ कुपोषण से जो छत्तीसगढ़ पीड़ित था, तो 25 साल की गाथा की फहरिस्त बेहद ही लंबी है। इन तमाम चीजों के मर्म को समझना होगा, जानना होगा कि आखिरकार 25 साल बाद हमारा राज्य कहां पहुंचा है। मैं लौटता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। मैं जब एक बार अब सुंदरानी जी का रुख करता हूं। सुंदरानी जी जब समझाइएगा, आज पीएम मोदी ने राम से राष्ट्र की परिकल्पना की। हालांकि उन्होंने कहा कि अयोध्या में जब राम मंदिर की स्थापना हुई उस वक्त इस बात को कहा गया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि रामराज कैसे स्थापित होगा और जनप्रतिनिधियों को क्या कुछ संकल्प लेके जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि 25 साल की इस गाथा में ऐसी कुछ चीजें छूट गई है जिसका जिक्र आप आज पीएम मोदी गाहे बगाहे कर रहे थे? निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश जी, कुछ चीजें तो छूट जाती है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो हम याद करेंगे 2001 के पहले साल के बजट पे 4,500 करोड़ का बजट होता था, आज 1.25 लाख करोड़ का बजट है। हम उस छत्तीसगढ़ की कल्पना करें जो मध्य प्रदेश के साथ था। मध्य प्रदेश के साथ बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता था, संसाधन छत्तीसगढ़ के होते थे, कोयला छत्तीसगढ़ का होता था, लेकिन बिजली कटौती छत्तीसगढ़ में होती थी, मध्य प्रदेश में बिजली कटौती नहीं होती थी। जब हम छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते थे तो खराब सड़कें, गड्ढे वाली सड़कें देख के ये महसूस हो जाता था कि छत्तीसगढ़ लग चुका है। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी बदल चुकी है। आज जीडीपी 8.5% तक छत्तीसगढ़ की है, 1.25 लाख करोड़ का बजट है, सड़कों का जाल बिछा है, गांव को शहर से जोड़ा गया। जिस गांव में जाने को 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था, उस गांव को जाने में 20 मिनट का रास्ता लगता है। ये हम रायपुर से नागपुर तक का सफर करते थे, 7-7, 8-8 घंटा लगता था। आज 4-4.25 घंटे में आदमी नागपुर पहुंच जाता है। आने वाले समय में 3.5-4 घंटे में पहुंचेगा। आज छत्तीसगढ़ विकसित राज्यों की स्थिति में आके खड़ा हो गया, विकसित हो रहा है। 25 साल में मैं ये कह सकता हूं, राजनीतिक आज विषय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे लिए, सबके लिए गौरव का दिन है। छत्तीसगढ़ राज्य बना, आज 25 साल का जवान छत्तीसगढ़ हुआ है। हम इस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन इस 25 साल में छत्तीसगढ़ का इतना विकास हुआ कि अगर हम ये कल्पना करते कि अगर छत्तीसगढ़ अटल जी ने नहीं बनाया होता तो हम 100 साल पीछे होते। आज हम 25 साल में 100 साल की छलांग लगाए हैं और आने वाले समय में और भी बेहतर छत्तीसगढ़ बनेगा। आर्थिक रूप से, व्यापारिक क्षेत्र में हम देखें, धान का उत्पादन यहाँ पे 5 क्विंटल सरकार खरीदती थी पहले। आज आपके पास मैं जब एक बार आरपी सिंह जी का रुख करता, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा डिबेट को। आरपी सिंह साहब, जब 25 साल के छत्तीसगढ़ की विकास गाथा पे जरूर 2 लाइन कहिएगा, और जब ये भी कहिएगा कि पीएम मोदी के आज के इन तमाम कार्यक्रमों का छत्तीसगढ़ को कितना लाभ मिलेगा। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और 7 घंटे का वक्त बिताते हैं, और अगर वो राज्य चुनावी राज्यों में नहीं है, तो राज्य विकास के लिए कुछ तो चीजें खोजी जाएगी ना। देखो भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और प्रदेश की जनता को छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती अपने वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात जो सुंदरानी जी ने कही, मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूंगा कि इस राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये एक भ्रम है जो फैलाया जाता है। सच्चाई ये है कि आजादी का आंदोलन में आरएसएस का जो योगदान था, वही इस राज्य के निर्माण में जो है अपने भाजपा का योगदान था। शुरुआत करते हैं 1920 से। राज्य निर्माण की पहली मांग उठी थी 1920 में, आरएसएस पैदा हुई 1925 में, तो आरएसएस का कोई योगदान है नहीं। दूसरी मांग उठी 1950 में, कब? जब राज्य का प्रथम स्वतंत्रता डॉक्टर खूबचंद बघेल ने मांग उठाई, तब बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था। बीजेपी पैदा हुई 1980 में। और आगे बढ़ते हैं, 1993 में जब मध्य प्रदेश संयुक्त था, तब हमारे मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था कि हम अलग राज्य निर्माण की मांग करेंगे। और 1998 में अशासकीय संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को हमने भेजा, और वाजपेयी जी की वहां सरकार थी। अगर वाजपेयी जी चाहते तो 98 में ही राज्य बन गया रहता, लेकिन राज्य नहीं बना। तब 1995 में स्वर्गीय चंद्रूलाल चंद्राकर जी का जब
आपका एक मिनट, जब चंदूलाल चंद्रका जी का निधन हुआ उसका 1999 में आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी ने संघर्ष मोर्चा बनाया और यहाँ आंदोलन हुए और यहाँ से ट्रेन में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग गए दिल्ली, वहां जाके धरना प्रदर्शन दिए, तब जाके वाजपेयी सरकार बाध्य हुई और अगस्त 2020 में अगस्त 2000 में राज्य पुनर्गठन बिल वहां पारित हुआ। उसका 1 नवंबर को ये राज्य बना। तो ये सच नहीं है कि वाजपेयी जी से राज्य को बनाया। दूसरी बात, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि ये राम राष्ट्र के रास्ते पर हम चल रहे हैं। ये कैसा राम राष्ट्र है साहब, जहां स्कूल बंद हो जाते हैं और शराब दुकानों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाती है? ये कैसा राज्य है साहब, जहां पर 22 महीने की सरकार 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले लेती है? ये कैसा राम राज्य है सरकार, जहां पर हर दिन 8 मर्डर होते हैं, 12 से ज्यादा बलात्कार होते हैं, 7 से ज्यादा अपना रोज महिलाओं के साथ वो बदतमीजी की बात होती है, 20 ऊपर चाकूबाजी होती है? ये कौन सा राज्य आप बना रहे हैं? आपने तो कहा था ना कि 5 रुपए में सिलेंडर देंगे, आज आप घोषणा कर देते। आपने कहा था ना कि 1 साल के भीतर 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आज कर देते घोषणा। आपने कहा था ना कि अनियमित कर्मचारी 100 दिन में हम नियमित कर देंगे, आज कर देते घोषणा। लेकिन जुमलेबाजी सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। चलिए सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए। आप जरूर कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य में रहेंगे राजनीति कैसे नहीं होगी? जवाब दीजिए। सिलसिलेवार आरपी सिंह जी ने बेहद गंभीर बातें कही हैं। आरपी सिंह जी बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और मैं बड़ा इनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, इसको भाजपा का भ्रम बता रहे हैं। मुझे वो दिन याद है, मैं उस सभा में था और मंच पे था जब अटल जी ने रायपुर में घोषणा की थी कि अगर 11 सीटें लोकसभा की हम यहां से जीतेंगे तो हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य देंगे। उन्होंने वादा पूरा किया, लेकिन हमने वादा पूरा नहीं किया था। छत्तीसगढ़ के लोगों ने, हमने 11 के बजाय 8 ही सीट दी थी। और अटल जी ने, मैं सभा के बाहर की बात बता रहा हूं, सभा में जाने के पहले की बात कह रहा हूं कि आदरणीय रमेश बैस जी उस वक्त सांसद थे, रायपुर लोकसभा के केंद्रीय मंत्री थे। उनसे कहा कि मैं छत्तीसगढ़ को क्या सौगात दे सकता हूं, तो रमेश बैस जी ने कहा था कि आदरणीय अटल जी, एक ही सौगात आप दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य बना दीजिए। उन्होंने उस बात को स्वीकार किया और घोषणा की और छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। ये कांग्रेस पार्टी बहुत मुगालते में है और अटल जी जैसे नेता के किए काम को नकार रही है, तो इससे कांग्रेस पार्टी की जनता में क्या छवि बनेगी मैं नहीं जानता। लेकिन अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, मैंने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता मानती है। विकास की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ने की बात हो, मैंने आज राजनीतिक भाषा नहीं बोली। मैंने 3 साल के शुरुआती कांग्रेस शासन पे आरोप नहीं लगाया। मैंने 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार पे आरोप नहीं लगाया। मैंने तो कहा कि 25 साल में इतना विकास हुआ है कि आज हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य कहलाने की स्थिति में आ गए साहब। ठीक है, मैं एक बार अनिल जी का। अनिल जी, बड़ा एक गंभीर सवाल आ गया साहब कि कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में 1998 में अशासकीय संकल्प पारित किया, उसके बाद राज्य गठन हुआ और तमाम बातें कही जाती कि साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वादा किया उस सभा में जिसमें सुंदरानी जी मौजूद थे, उसके बाद राज्य का गठन हुआ। जब ये धुंधली से तस्वीर को साफ कीजिए ना। नहीं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वो सही है। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की जो पहली मांग उठी वो 1931-32 के आसपास पंडित सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे और ऐसे बहुत से हमारे महापुरुष छत्तीसगढ़ के रहे जिन्होंने छत्तीसगढ़ की मांग उठाई। कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ तो इसके बाद यही वाला नारा लगाया गया, छत्तीसगढ़ में तारीख की जय करके। तो ऐसे सबका घुला मिला प्रयास है। हम किसी के, ठीक है, कांग्रेस का जब वक्त था तो कांग्रेस ने भी जो करना था किया, ठीक है। और जब राजीव गांधी को मौका मिला तो उन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाए। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ पक्ष में कुछ किया नहीं। हर राजनीतिक दल का कुछ न कुछ योगदान होता है। लेकिन सवाल वही है साहब कि जनता की नजरों में जिसका काम बैठ गया
कि नहीं ये काम बहुत अच्छा हुआ, इसने ये अंतिम परिणति पर पहुंची, वो जनता उसके साथ हो जाती है। अब अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जैसा वादा किया कि आप 11 सीटें दीजिए, हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण देंगे, तो ये तो तय है कि उनके ही समय में छत्तीसगढ़ राज्य बना, मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ और बनाया। तो इसका श्रेय तो निश्चित तौर पर बीजेपी लेगी। और जनता ने भी मौका दिया, 15 साल तक उनकी सरकार कायम की, 5 साल अभी और मौके दे दिए आपको, ठीक है। पर ये ठीक है, ये राजनीतिक स्थिति है और इसमें सबका बराबर का योगदान है। राजनीतिक दलों को नहीं, सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी लेखकों का योगदान है, साहित्यकारों का है, प्राध्यापकों का है, शिक्षा कर्मियों, शिक्षकों का है, हम सबका योगदान है छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने में। लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य जब हमारे सपनों का बना, आज 25 साल हो गए और हम रौप्य महोत्सव मना रहे हैं, 25 साल हमारा छत्तीसगढ़ हो गया है, क्या स्थिति रही? आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के साथ तो झारखंड भी बना, उत्तराखंड भी बना, लेकिन वहां देखिए राजनीति का स्थिरता किस तरह है, वहां का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया। क्यों? छत्तीसगढ़ की किस्मत में विजनरी मुख्यमंत्री शामिल हुए, चाहे वो स्वर्गीय अजीत जोगी रहे हो, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे अब विष्णुदेव साय जी हो, सब मिलकर के छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, जो राजनीतिक अस्थिरता होती है, सरकारों को बनाने और गिराने का खेल होता है, आप झारखंड देख लीजिए कि बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं कर पाया। लेकिन छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, अवधेश जी, प्रति व्यक्ति आय मात्र 6,000 रुपए सालाना थी, आज वो बढ़ करके 80-85 हजार रुपए सालाना हो गई है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति अमीर था, मतलब अजीत जोगी जी ने कहा था पहली विधानसभा में कि अमीर धरती के गरीब लोग, आज आप कह सकते हैं अमीर धरती के अमीर लोग, क्योंकि सबका सपना साकार हुआ है। दरअसल बार बार अजीत जोगी जी का जिक्र हो रहा है, तो उनके पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हुए संजीव अग्रवाल जी हमारे साथ है। संजीव जी, जरा समझाइएगा कि जो विजन उस वक्त राज्य स्थापना के साथ देखी गई थी, आप पहले दिन से गवाह हैं, वहां तक छत्तीसगढ़ पहुंच पाया आपकी नजरों से? और अगर नहीं तो कहां चूक हो गई, जरा बताइए। अब्दुल जी, सबसे बड़ी बात यह कि जब माननीय अजीत जोगी जी ने शपथ ली जिस दिन, क्योंकि वो एक IPS, IAS इंजीनियर, LLB सब किए हुए थे, उनको मालूम था कि अधिकारी लोग कहाँ पे कहाँ बेवकूफ बनाते हैं, और उनका एक विजन बहुत क्लियर था, क्योंकि वो 3 साल पहले रायपुर के कलेक्टर रह चुके थे और उस टाइम रायपुर सरायपाली तक था, बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, तो उनको एक एक चीज, एक एक गांव की परिधि मालूम था कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जिस हिसाब से उन्होंने 6,000, 4,000 या 5,000 के बजट में काम शुरू किया और प्री बिठाना शुरू किया कि कहाँ विधानसभा होना चाहिए, कहाँ स्टेडियम होना चाहिए, कहाँ नई राजधानी होनी चाहिए, कहाँ पे एम्स आना चाहिए, सब चीज उनकी रूपरेखा में फिट बैठता गया, क्योंकि अधिकारी उनको मिसगाइड नहीं कर पाए। सबसे बड़ी देखिए, काम करने की तमन्ना सब में है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा या आम जनता होगी, सबका मेरा मानना है कि हर आदमी के काम करने का तरीका होता है और काम करने का शैली होती है, पर ये अधिकारी वर्ग जो होता है वो अपने हिसाब से काम उनसे कराते हैं। तो उस हिसाब से अजीत जोगी जी ने जो किया, धान खरीदी, हमको वो भी दिन याद रखना चाहिए कि जोगी जी के पूरे कैबिनेट को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया, थाने में गए, क्यों? धान खरीदी के पैसा नहीं था। माननीय अजीत जोगी जी दिल्ली से निकले, थाने से निकले, सीधे बॉम्बे गए, रिजर्व बैंक से उन्होंने 1,000 करोड़ का लोन लिया और जिससे आके उन्होंने धान खरीदी की। जो उन्होंने सपना देखा था, जो उन्होंने किया था, आज जो भी सरकार आ रही है करीब करीब उसी पे आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है, मैं दूसरे राज्य की बात नहीं करूंगा, कि यहाँ किसी की कोई भी चीज को यहाँ दूसरी सरकारें खत्म नहीं करती हैं, उसको आगे बढ़ाने का ही काम करती हैं कि भाई इसमें जो इन्होंने किया है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा। ठीक है, तो जो परिकल्पना होनी चाहिए, हम तो चाहते थे कि और अच्छा हो, और बेहतर हो, पर हर आदमी की काम करने की शैली अपनी होती है, और एक घोड़ा ज्यादा दौड़ता है, एक घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है। चलिए, सूरज उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, जरा सूरज जी जरा बताइएगा, हालांकि आपकी पार्टी का जन्म अक्टूबर 2012 में हुआ, छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के वासी हैं, जरा बताइए कि आपकी नजरों से, आप मतलब आप पार्टी और आप मतलब सूरज उपाध्याय, दोनों की नजरों से छत्तीसगढ़ का ये विकास कहां तक पहुंचा और क्या कुछ और होना चाहिए? सूरज जी। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पूरा करिश्ते का सबो छत्तीसगढ़िया मन ला, निवासी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। अभी
छत्तीसगढ़ ला 25 बरस पूरा होए के बात करे जाते, लेकिन आप देखो कि सरकार सारा विभाग में फेल। अभी सुंदरानी जी बड़े बड़े बात करत रही है कि सड़कों के जाल बिछ गए। आप ला याद हो ही कुनकुरी में बस मन फसेरी से, वहां से स्वयं मुख्यमंत्री जी आते, वहां ट्रक फसेरी से आ जाकर रास्ता नहीं है, कच्चा रोड है। इसका विकास हमारे छत्तीसगढ़ कर चुके हैं। कोरबा में आप प्रसव पीड़ा होते, महिला ला ओला ना खाट में ले गए लागते, एक व्यक्ति मर गए थे, ओला गांव लेगना रही थे तो एम्बुलेंस वाला आधा रास्ता में छोड़ देते, 12 किलोमीटर पैदल ले जाते और रात भर जंगल में वो लसला रखते, काबर के अंधेरा हो जा रही अतका करे। अब हम बात कर इनकर एक एक मंत्री के, मैं आप ला गाथा सुना दूं। आप कानून व्यवस्था खाल ला देख लो, दिल्ली मर्डर हुआ थे, दिल्ली चाकूबाजी हुआ थे, विजय शर्मा फेल है। अस्पताल के बात कर लो, श्याम बिहारी जायसवाल जी अभी एक प्रोग्राम मेरी से बड़ा बात करती से अच्छा अस्पताल खोले रहे उसका। इनकर महत्वाकांक्षी योजना है हमर क्लिनिक, केंद्र सरकार 1799 करोड़ रुपया मिलना रही से मात्र मिली 440 करोड़ रुपया। और रायपुर राजधानी में 30 ऐसे हमर क्लिनिक है जो खुले नहीं पाई, जब ईमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सका है राजधानी में। मैं आप लोग बताना चाहूँ, रायपुर के मठपारा में फार्मिस्ट इनकर इलाज करत। आप देवेंद्र नगर चले जाओ तो एक नर्स के भरोसे में चलत, एक बिलासपुर में क्लिनिक में ये सारा न्यूज मेरे पास डाटा है, न्यूज में आत रहे हैं, आपके मन के माध्यम से आत रहे हैं। आप समझो इनकर खुद के योजना में ये फेल है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर है। हम बात करते हैं इनका शिक्षा के, ईमन 10,463 स्कूल बंद कर दी। देश के जनसंख्या, प्रदेश का जनसंख्या दिन ब दिन 13 मंत्री 52 विभाग, बहुत लंबा हो जाए, थोड़ा संक्षेप में बताओ ना। छत्तीसगढ़ में 25 साल में का हो और का होना चाहिए आपके नजर से? एक एक विभाग पे चर्चा करो, 52 विभाग है ना साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं मोटा मोटी बात करता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और धान जो किसानी मन के। आप देखो 25 साल हो गए, हर साल धान खरीदी होते, पैसा क्या करे, जनता के पैसा हरे जो जनता वापस मिलते, लेकिन करोड़ों कतको कुंटल धान जो है सड़ जाते। ओमा का सरकार एक शेड नहीं बना सके ताकि धान सड़े मत, पानी में भीगे मत। आज तक कर पाई का नहीं करी। अस्पताल की स्थिति में आप लोग पहली बताओ कि रायपुर में स्थिति है तो बाकी जगह क्या हुई। ईमन और 5 थाने अस्पताल खोले की बात कर रहे थे, लेकिन जब रायपुर राजधानी के मेकाहारा में 50 से ज्यादा डॉक्टर के पद रिक्त थे, और अस्पताल खोले की जरूरत पड़ी, डॉक्टर की भर्ती ले कर लो। स्कूल के बात करो तो 30,563 शिक्षकों के पद रिक्त थे। ईमन का करें जी, मैं लौटूं आपके पास, ठीक है सुभा जी, मैं लौटूं आपके पास। मैं जब एक बार आरपी सिंह साहब के पास जाता हूँ, आरपी सिंह साहब जब समझाइए ना। सुंदरानी जी कह रहे कि साहब कांग्रेस का भ्रम है, श्रेय तो मिलेगा अटल जी को। आप कह रहे कि साहब अगर कांग्रेस की सरकार ने अशासकीय संकल्प पारित नहीं किया होता तो आप क्या करते। इन सब के बीच में राज्य का गठन तो हुआ ना, श्रेय चाहे कांग्रेस लो चाहे भाजपा लो। लेकिन जो फायदा छत्तीसगढ़ को होना चाहिए आपकी नजर से, क्योंकि 8 साल कांग्रेस की सरकार इस 25 साल की यात्रा में रही है, क्या छत्तीसगढ़ उस स्थान पे पहुंच पाया है? देखिए, दरअसल हो क्या रहा है, जब जब कांग्रेस सरकारें रहती हैं तो विकास के काम होते हैं, और जैसे ही बीजेपी आती है तो मूल मुद्दे पर लग जाती है। आप देखिए 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किए, इस साय सरकार ने साय उसका सत्यानाश करने का काम किया। मैं आपको एक दो अपना एग्जांपल देता हूं, ज्यादा बातें समय नहीं उतना जी। हमने लगभग 750 आत्मानंद स्कूल खोले। हुआ क्या, निजी स्कूलों से बच्चे नाम कटाकर सरकारी स्कूल में आ रहे थे। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई, अखबारों की हेडिंग देखिए, आत्मानंद स्कूल में मास्टरों को पढ़ाने के लिए चाक उपलब्ध नहीं है, साफ सफाई के लिए वहां पर फिनाइल नहीं है, शिक्षकों को 6-6 महीने सैलरी नहीं मिल रही है, ऊपर से 300 स्कूल उठा के आपने कर दिया पीएम श्री। अब वो स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए हैं, तो आपने उसको ऐसा सत्यानाश किया। हेल्थ की बात कर लीजिए, आप देखिए नकली पैरासीटामोल की गोलियां, नकली सूचर, नकली धागे, हर दिन अखबार में कम से कम 4 कॉलम की खबर रहती है। ये इन्होंने हेल्थ का सत्यानाश कर दिया। अब आते हैं सड़क की बात। सड़क पर देखिए, मोदी जी जब आए थे, मुझे अच्छे से याद, उन्होंने कहा था कि अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनेगी, और बिल्कुल सही कहा था, मैं सहमत हूं। आप किसी भी संभाग मुख्यालय की नेशनल हाईवे की रोड को छोड़कर स्टेट हाईवे में चले जाएं, आपको लगेगा यहां की जनता को मंगल ग्रह पर चलने की प्रैक्टिस कराई जा रही है।
जानबूझकर ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं ताकि इंसान उसमें जिंदा ना निकले। तो ये उन्होंने कर दिया सड़कों का हाल। लाइन ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, मैं आपको 3 घटनाएं बताता हूं। इनके सरगुजा संभाग के विधायक प्रमोद मिंज, उनके घर में चोरी हो जाती है। इनके प्रदेश के प्रवक्ता हैं गौरीशंकर श्रीवास, आपके हमारे मित्र हैं, उनकी गाड़ी में चोरी हो जाती है। इनके पार्षद हैं, MIC मेंबर हैं, उनके घर में चोरी हो जाती है। और सबसे मजेदार बात, दीपावली के दिन पुलिस लाइन में एक सिपाही कांस्टेबल के घर में चोरी हो जाती है। तो ये तो लाइन ऑर्डर की स्थिति है। तो राज्य जहां जाना था वहां जा नहीं रहा है। हम जितना 5 साल में आगे बढ़े थे उससे 25 गुना पीछे खींच के ले आए हैं 2 साल में। बचे हुए 3 साल में इस राज्य का सत्यानाश होना तय है। सुंदरानी जी, बेहद गंभीर आरोप है कि बचे हुए 3 साल में सत्यानाश जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। बेहद गंभीर आरोप है। पूरे छत्तीसगढ़ के 25 साल के यात्रा में साहब 17 साल बीजेपी की सरकार रही है, और अगर इस तरह की बातें निकल के आएगी तो फिर जिम्मेदारी आपकी है, जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। मुझे ताज्जुब लगता है कि एक गंभीर प्रवक्ता और हास्यास्पद बातें कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी आरपी सिंह साहब से कि वो इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे। वो कहते हैं 25 साल में 8 साल कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस जब जब सरकार में होती है तब तक विकास करती है और भारतीय जनता पार्टी विनाश करती है। आप ये बताइए, आप एक उदाहरण दीजिए ना कि कांग्रेस पार्टी के 5 साल में स्वामी आत्मानंद स्कूल आपने बनाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं उसको नकारता नहीं हूं। आत्मानंद स्कूल एक अच्छा निर्णय आपकी सरकार ने किया था। दूसरा कोई निर्णय आपका है? आपने नकली होलोग्राम से शराब बिकवाया। बड़ा शर्म से हमारा सिर झुक जाता है जब देश भर में नकली होलोग्राम की बात उठती है। महादेव सट्टा ऐप आपने चलवाया छत्तीसगढ़ में। बड़ा शर्मसार होते हैं हम लोग जब छत्तीसगढ़ से हम बाहर जाते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं। वही छत्तीसगढ़ है ना जहां से महादेव सट्टा ऐप देखने को मिला, नकली होलोग्राम हुआ। कोयले की दलाली में आज आपके कांग्रेस के लोग कहीं न कहीं जिम्मेदारी के पे है। और 8 साल में कहां विकास हुआ, कहां सड़कें बनी, कहां अन्य काम हुए। आपने आत्मानंद स्कूल बनाया, मैं इसको कभी नकारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही डिबेट की शुरू में कहा था कि आज मैं राजनीतिक विषय पे चर्चा नहीं करूंगा। 5 क्विंटल धान खरीदती थी आपकी सरकार, पानी में डुबा के मोटा धान और पटना दाल बोलकर रिजेक्ट कर देती थी। किसान खून के आंसू रोता था। 3 साल में आपको हटना पड़ा सरकार से। आज उस डॉक्टर अमन सिंह जी की सरकार ने किसानों की दशा को इतना सुधारने का काम किया। 3 हार्स पावर की पंप और 5 हार्स पावर के पंप देकर, मुफ्त में कनेक्शन देकर पैदावार बढ़ाने का काम, छत्तीसगढ़ की जीडीपी बढ़ाने का काम। गर्व होता है 6.4, 6.5 पूरे देश की जीडीपी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जीडीपी जब हम आकलन करते हैं तो 8.5% की जीडीपी होती है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर हम 25 लाख मकान बनाने का संकल्प लेते हैं, 18 लाख की स्वीकृति हो जाती है और काम शुरू हो जाता है। आपकी सरकार 5 साल की सरकार में केंद्र से पैसा आता है और आपकी सरकार वो पैसे को लौटा देती है, अंशदान को लौटा देती है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लागू करती है, नहीं बनने दे रही, क्योंकि प्रधानमंत्री का संकल्प था कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की छत उपलब्ध। हाँ, मैं आ रहा हूं। बड़े ठीक है, दुर्भाग्य की बात है, शर्म होती है आपकी सरकार पे कि आपने गरीबों के हक को। ठीक है सुंदरानी जी, मैं लौट रहा हूं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार आरपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं। मैं डॉक्टर साहब तैयार रहिएगा। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको भी दूंगा। बिल्कुल जी जी जी, आरपी सिंह जी आप जवाब जी। योगी की सरकार थी तो पानी, कांग्रेस की सरकार थी, मैंने कहा योगी जी की नहीं। ठीक है ना भाई, पानी को धान में डुबा के खरीदा जा सकता था। अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी ये बात जानता है कि पानी में धान डूब गया तो उसका वजन बढ़ जाएगा, 5 कुंटल 7 कुंटल हो जाएगा। चेक किया जाता था, सरकार सैंपल चेक किया जाता था, पानी में डुबा के धान, मोटा पतला धान बोलकर रिजेक्ट किया जाता था, किसान खून के आंसू रोता था। सुन लीजिए, उसके बाद इन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि वो शराब घोटाला होता था, है ना? हाँ, नकली होलोग्राम। इनकी सरकार में नकली होलोग्राम सबसे पहले कहाँ पकड़ाया? नांदगांव जिले में। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जला। शराब की नकली फैक्ट्री कहाँ पकड़ाई? नांदगांव जिले में। फिर कहाँ पकड़ाया? सरकार किसकी? आपकी सरकार में। आपकी सरकार में पकड़ाया साहब। सुन लीजिए। आपने क्या किया? ये तो आपकी सरकार पकड़ाया। फिर आपने बोला महादेव सट्टा, बहुत अच्छी बात है। एनसीआरबी की पिछले महीने जो रिपोर्ट आई थी उसको उठा के पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि ऑनलाइन सट्टा में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। तो ये आपका विकास है। अगर
आपकी सरकार ये आदेश किसने फटका एक नहीं- बीज बोए? तो सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये मोदी जी की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि सट्टा में आप नंबर 1 हो। दूसरा, आपकी सरकार, आपकी जांच एजेंसियां तथ्य होते 12 के 12 आरोपी एक दिन में छूट जाते हैं। फिर आपने कहा कोयला, अच्छी बात है भाई, 4 साल से 2 एजेंसियां कोयले घोटाले की जांच कर रही हैं। ट्रायल क्यों नहीं चलाते हो आप? ट्रायल चलाइए ना। जितने लोग फंसे हुए हैं, हम भी आरोपी हैं, हमको फांसी चढ़ा दीजिए। ट्रायल क्यों नहीं चलाते हो आप? क्योंकि आपको पता है जिस दिन ट्रायल चलेगा उस दिन सरकार और जांच एजेंसी दोनों के मुंह पे कालिख पुत जाएगी। कहीं मुंह दिखाने लायक आप नहीं रहोगे। मैं आज चुनौती देता हूं, किसी भी घोटाले में किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर एक आरोप साबित हो गया, मैं राज्य और राजनीति दोनों छोड़ दूंगा। बीजेपी में किसी हिम्मत है तो आके मेरी चुनौती को स्वीकार कर और कहे कि मैं भी राज्य और राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये खेल मत सबको सिखाइए। हम जब अपनी पाएंगे तो नया रायपुर में एक नया जेल बनाना पड़ेगा आप लोग के लिए। ठीक है आपके साहब। मैं एक बार डॉक्टर साहब के पास जाता हूं, उसके बाद संजीव जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, विकास और विनाश 2 शब्द निकल के आए इस 25 साल की यात्रा में। जब बहुत संक्षेप में आप डिस्क्राइब कर दीजिए साहब कि राज्य किधर बढ़ रहा है और किधर बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए अवधेश जी, निश्चित तौर पर 1 नवंबर 2000 को जो सूरज हमने देखा वो तब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में था, वो छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका था जी। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ राज्य का भविष्य आगे चल पड़ा। अभी क्राइम की बात हो रही थी, ठीक है। अभी की निश्चित तौर पे जो सरकार वर्तमान में रहेगी जवाबदेह है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद ही हमने देखा क्राइम किस तरह से बढ़ा, राजनीतिक हत्याकांड कैसे हुआ, पूरे राज्य को हिला दिया था, पूरे देश में चर्चा हुआ था जग्गी हत्याकांड। विधायक खरीदी शुरू हुई, उसी दौर में सामने आए थे सामने केस, फर्जी लेटर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लगा करके विधायक खरीदी के सामने आए। दल बदल किस तरह कराया जाता था, राजनीतिक हवा को प्रदूषित करने का काम उस समय शुरू हुआ। और उसके बाद जनता ने देखा कि यार इसीलिए तो राज्य नहीं बनाया था हमने। ये ठीक है कि कानून व्यवस्था की स्थिति, मैंने कहा प्रत्येक राज्य में चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन राज्य बनते ही जब इस तरह की स्थिति हुई तो लोगों को थोड़ा चिंताजनक स्थिति हुई, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखिए कि उसके बाद सरकारें बनी और सरकारों ने जो डेवलपमेंट में डॉलर लगे, ऐसा नहीं है कि उस समय के डेवलपमेंट डॉलर खड़ा नहीं हुआ। जोगी जी सरकार ने जो आधारभूत संरचना राज्य में खड़ी की, उसके चलते बाकी सरकारों ने अपने बड़ी बड़ी योजनाएं उस पर खड़ी की और डेवलपमेंट मॉडल को आगे बढ़ाया। क्योंकि जोगी एक ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके थे, जोगी बाद में मुख्यमंत्री बने और निश्चित तौर पर उन्होंने एक विकास मॉडल खड़ा किया। उसके बाद फिर रमन सरकार रही, उसने खड़ा किया, भूपेश बघेल सरकार आई। 15 साल तक रमन सिंह जी ने जो डेवलपमेंट किया, छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 हुआ डेवलपमेंट के मामले में। अनिल लेवल वजह संजीव जी का, संजीव जी आप जवाब दे दीजिएगा। साहब बार बार जिक्र हो रहा है उस सूरज का जिसमें छत्तीसगढ़ वासियों ने 1 नवंबर 2000 को देखा था, लेकिन घूम फिर के जिम्मेदारी आपकी साहब, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, विधायक खरीदी, तमाम तरह की चीजें, धान को पानी में डुबो देना, तमाम चीजों की जो बातें आ रही है उसी समय की बात निकल के आ रही है। जवाब दीजिए, बहुत संक्षेप में दीजिएगा। सुंदरानी जी ने एक चीज बोला कि पब्लिक ने, जनता ने इनको निकाल दिया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आज स्वर्गीय अजीत जोगी जी दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो माननीय उस टाइम में गृह मंत्री अटल अडवाणी जी ने उनको फोन किया कि बस्तर काफी जला हुआ क्षेत्र है, नक्सलवाद बढ़ा हुआ है, मैं एक अपना गृह राज्य मंत्री को भेज रहा हूँ। तो नित्यानंद जी, शायद मेरे ख्याल से नाम में गलत भी हो सकता हूँ, उनको बैठा के उन्होंने बस्तर में बिठा दिया। जोगी जी ने ये समझे कि ये नित्यानंद यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, वो बोले कि हमारे सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। वो सहयोग करने नहीं आए, वो पूरी पैरामीटर फोर्स को अपने हिसाब से पेटियों को बदली गई, वोट चोरी हुई, वोट चोरी आज नहीं हो रही, वोट चोरी बड़ा हास्यास्पद बात करते हो भाई, जिम्मेदारी के बाद बात करो। नहीं, जिम्मेदारी बात कर रहा हूँ मैं, जिम्मेदारी जैसे राहुल गांधी टाइप बात करने लग गए हो आप लोग सब। भैया पहले जो हुआ तो आपको बता रहा हूँ, है ना। और पब्लिक मतलब राहुल गांधी गैर जिम्मेदार, आप लोग भी गैर जिम्मेदार हो गए साहब। जो हकीकत बात है वहाँ के उस टाइम में बुलकर साहब अगर संबंध होगा तो पूछ लीजिए कि क्या, अरे मैं 12 में हार जाएंगे हम, 12 के 12 में। एक जीत का है, अरे पूरा सफाया हो गया कांग्रेस का भैया। 38 आई थी, 40-42 सीट लोकसभा में रह गई थी, 45 सीट। संजीव जी आप कंप्लीट कर लीजिए। और आज भी नहीं, संजीव भाई भी गैर जिम्मेदार हो गए राहुल गांधी टाइप। जो देखिए हकीकत सुनने के बाद सबको तकलीफ होती है कि हकीकत ये चीज आज से बाहर नहीं आई थी। क्यों, मैं बैठे बैठे याद आया कि जोगी जी ने एक बार ये किस्सा सुनाया था। मत बोलो भाई, राहुल गांधी जैसी छवि हो जाएगी पूरे देश में। अच्छा तो है, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बन जाएंगे। पर आपकी देश अभी जो स्थिति चल रही है, मैं स्वास्थ्य के ऊपर आता हूँ। आज स्वास्थ्य की इतनी हालत खराब है कि स्वास्थ्य मंत्री को बोलना पड़ता है कि आप सोनोग्राफी करिए, आप सीटी स्कैन करिए,
मतलब आज बीपीएल वालों को बेकार में नहीं हो रहा है। आज पेट स्कैन मशीन 8 साल तक बंद पड़ी हुई है, वो उसको चालू नहीं हो रहा है। आप बोलते हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ठीक है भाई, हमने कुछ नहीं किया, आप ही लोग कर रहे। तो जो चीज चले क्या कल मैं कहा रहा, जो चीज बंद पड़ी उसको तो चालू कराओ ना। मैं एक बार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी का रुख करता, फिर मैं सूरज जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जब समझाइएगा कि साहब ये राजनीतिक चर्चा आजीवन चलती रहेगी, जब तक राजनीतिक दलें रहेंगी तब तक चलेगी कि मैं सही तुम गलत, तुम्हारा शर्ट मेरे शर्ट से ज्यादा सफेद क्यों, इस बात का विश्लेषण तो आप ही करेंगे ना। जब बताइए कि छत्तीसगढ़ को किस दिशा में जानी चाहिए ताकि जो स्वर्णिम राज्य और स्वर्णिम इतिहास लिखने की बात आज मोदी जी ने कही वो धरातल पर स्थापित हो कम से कम। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, स्वर्णिम इतिहास और स्वर्णिम भविष्य, मैं इसमें सोशल सेक्टर को लाऊंगा और जोगी जी से लेकर के डॉक्टर रमन सिंह जी का जैसा मैं जिक्र कर रहा था वो मील का पत्थर साबित हुआ, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना। क्योंकि एलिट वर्ग की बात करना अलग बात है, ग्रास रूट वो थकित या हम कह सकते हैं जो श्रम जल बहाने वाले लोग हैं, उनके लिए डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो कार्य किया गया अनाज वितरण, वो बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ और कुपोषण को जोड़ते हुए चना वगैरह दिया गया। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं तो देखिए चौमुखी विकास तो होता रहा, लीकेज भी होती रही, जिसके ऊपर 365 में 364 दिन हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन भूपेश जी का जो कार्यकाल आया, अब भूपेश जी के कार्यकाल में दो पक्ष, एक मजदूरों के लिए जो निर्णय लिया गया 7,000 रुपए देने का। पहले ये मजदूर उनके घर में खाने को नहीं रहता था छत्तीसगढ़ बनने के पहले, और डॉक्टर अवधेश जी, उनका बच्चा बीमार रहता था तो भी वो काम करने जाते थे ताकि घर में चूल्हा जल सके। ये छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद आज मजदूरों के जो जीवन स्तर सुधरा है, या फिर हम आगे बढ़े, हम राजीव गांधी की किसान न्याय योजना को भी नहीं भूल सकते। और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी, भूपेश जी के बाद विष्णुदेव साय जी जो 3100 रुपए में धान खरीद रही है, ये इकोनॉमी के रूप में जिस ढंग से घूम रहा है, और वर्तमान समय में आप विजन 47 की बात ओपी चौधरी जी जिस ढंग से किए, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोले। वो महत्वपूर्ण यह है कि राज्य का जो बजट है, इसके अलावा हमें अन्य रिसोर्स भी हमको पैदा करना है, इस तरह का विजन रहा। लेकिन डॉक्टर मैं द्विवेदी जी, बिल्कुल सही कहा कि जो मौजूदा रिसोर्स है उससे तो साफ संभव नहीं हो पाएगा। मैं जब सूरज जी का रुख करता हूं, सूरज जी जब बताइएगा कि तमाम नकारात्मक चीजों के बीच में जब आपका नाम ही सूरज है, तो जब चमकता हुआ सूरज की परिकल्पना कीजिए, जब बताइए ना कि हमारे राज्य को और क्या बेहतर किया जा सकता है, किस दिशा में लेके जाया जा सकता है। सूरज जी। अवधेश जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप अगर ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ को अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य से बदहाल रखेंगे, मैं स्वास्थ्य बात उठाया और बड़े अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस अस्पताल के संबंध में कोई बात नहीं किया कि रायपुर के राजधानी में, मैं आपको ये कटिंग दिखा रहा हूँ, मठपारा कैलाशपुरी के अंदर तो कहा ना कि कल चलते, मैं कहा देखते क्या व्यवस्था, संजीव जी को उन्होंने चुनौती दी है। मैं चैलेंज करता हूं इनको, और आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे मशीनें खराब पड़ी है सुंदरानी जी, और जांच के नाम पे 3,500-4,000 रुपए लिया जा रहा है, बाहर जांच करवाया जा रहा है। और इस चैलेंज को ना मैं बीएसटीवी के माध्यम से मैं ये बोलूंगा कि आप लोग भी चले। अच्छा जी सूरज जी कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इन्होंने चैलेंज दिया है, मैं आपके चैनल को भी आमंत्रित करता हूँ, ये मठपारा चले, 2 BHK मकान में फार्मिस्ट इनका इलाज कर रहा है। देवेंद्र नगर चले जाओ तो एक नर्स वहाँ पे इलाज कर रही है। मेकाहारा चले जाओ, दवाइयाँ नहीं है, अस्पतालों की जो मशीनरी वो खराब पड़ी है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज मेरा ये, आपने अगर सुंदरानी जी आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर पे BSTV का कैमरा आपके साथ जाएगा। मैं जब आरपी सिंह साहब के पास जाता हूँ, आरपी सिंह जी जब बताइए ना, वही सवाल है मेरा फिर से आपसे कि छत्तीसगढ़ राज्य को जो विजन 2047 की बातें कही जा रही है, वहां तक ले जाने, विकसित करने में जो आज की सभा, आज की रैली, आज
आज की तमाम बातें, तमाम सियासी चीजें, क्योंकि जब आज विधानसभा का लोकार्पण हुआ तो कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद थे उस जगह पे, और क्या बेहतर किया जाना चाहिए, आप सुंदरानी जी की बातों का जवाब भी उसमें दे दीजिएगा। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। आज इस विधानसभा का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया है। इसका भूमि पूजन 28 अगस्त 2020 को हुआ था। अब भूपेश बघेल जी की सरकार थी। 51 एकड़ जमीन में इसका बजट निर्धारित था 270 करोड़ रुपया। बीच में कोविड आया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया कि इसका काम रोका जाए, हमने रोक दिया। इसके चलते थोड़ा सा डिले हुआ। अब जो अद्भुत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे ही सरकार बदली, उस विधानसभा का बजट बढ़कर 324 करोड़ रुपए हो गया, यानी 54 करोड़ रुपए बढ़ गए। ये किसके पेट पे गए? सुंदरानी जी बताएंगे इस बात। ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है विजन 2047। अरे भाई, आपको जनता ने 5 साल के लिए चुना है, आप विजन 2028 बता दीजिए ना। 28 तक आप क्या करने वाले हैं? मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी आते हैं तो बताते हैं कि 11 साल में हमने क्या किया है? कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। देश का पहला जो है प्राइम मिनिस्टर इतना डरा हुआ, इतना डरपोक आदमी है कि एक पत्रकार वार्ता नहीं किया। जो आदमी मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहता था, वो आदमी पत्रकारों का सामना नहीं कर पाता है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक शब्द बोल नहीं पाता है। तो आपका क्या विजन है? उनके पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा कोई विजन आपके पास नहीं है। अगर विजन रहता तो ये देश बहुत आगे जो है जाता। इस देश के ऊपर जो है 2.25 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा नहीं होता। और इस देश की विदेश नीति ऐसी है कि अमेरिका ने ठुकराया तो चाइना के पास चले जाओ, चाइना ने ठुकराया तो और किसी देश के पास चले जाओ। तो कोई विजन नहीं है आपके पास। फिर मैं संजीव जी का रुख करूंगा। सुंदरानी जी जवाब दीजिए, बेहद गंभीर बातें हैं। देखिए, आरपी सिंह जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, बहुत गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। अरे वो 54 करोड़ किसके जेब में, ये बताइए आप। हिंदुस्तान की जो भारत की जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अरे वो छोड़िए आप, विधानसभा का 54 करोड़ क्यों बढ़ा? कहाँ गया बताइए। हाँ, अगर आपने 2020 में टेंडर किया था और 2025 में अगर वो बना है तो कहीं न कहीं उसका टाइम बढ़ा है। टाइम बढ़ता है तो मूल्य बढ़ता है, लागत बढ़ती है, मटेरियल के दाम बढ़ते हैं। ये सब फालतू बातें कर रहे हैं आप। ये आपके अगर हम टेंडर खोल के, अगर मुझे डॉक्टर अवधेय जी समय दे दें, 2 दिन में मैं निकाल के ले आता हूँ आपके समय के पूरे टेंडर। पता चल जाएगा कि दूध में सब काला ही काला करके रखा है आपने। हमारी सरकार बनने के बाद 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है मार्च महीने में सुनिए नहीं किया, और हमारे किए हुए कामों का लोकार्पण किया आपने। और किया क्या? साहू जो है मंत्री, आपने सिवाय डॉक्टर सिंह जी के ठेकेदार ने कहा कि 1 साल का समय लोकार्पण किया और इसका कीमत 15% बढ़ा दीजिए। हमारे मंत्री ने कहा कि मैं गृह मंत्रालय भी संभालता हूँ, 24 घंटे जेल में दिखोगे, 2 महीने पूरा करो, और 2 महीने पूरा हो गया। ये धमकियां देके कुछ भी करा लो भाई, आप जेल दिखा के। छत्तीसगढ़ को कैसे विकसित किया जाएगा, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर मैं अनिल जी का रुख करूंगा। अभी भी विकसित करने की गुंजाइश बची है क्या? बहुत ज्यादा बची है। जो अभी आपने बोला ना कि जब जोगी जी की सरकार थी तो 2 फ्लाईओवर बने थे, फाफाडी का और राजकुमार कॉलेज के आगे वाला बनाए थे जोगी जी ने, फिर आप लोगों ने काटा, मछली जी काटा, आपको शायद याद होगा। वो अटल जी की सरकार, अरे फिर अटल जी सरकार, अटल जी केंद्र में अटल जी की सरकार, नितिन गडकरी जी बेचारे काम कर रहे हैं। एक बार तो आप लोग शाबाशी नहीं देते हो, जितने देश की सूरी के बाद अगर कोई व्यक्ति आए तो नितिन गडकरी जी। आप क्या कर रहे हो? कब तक स्वास्थ्य को सुधार दो, आज स्वास्थ्य के लिए लोग परेशान हैं। अनिल जी 2047 विजन बार बार निकल के शब्द आ रहे साहब, विकसित बताइए, जवाब दीजिए। मुक्त देखिए, अगले अवधेश जी, निश्चित तौर पर 2047 का विजन सरकारें लेकर के चल रही हैं और हम उसमें योगदान भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ मूल सवाल है। अभी दिवाली में नहीं, हमने बहुत सारी मिठाइयां खाई, एक सवाल दिमाग में आया कि छत्तीसगढ़ का कोई व्यंजन नेशनल लेवल पर चर्चित क्यों नहीं हो पाया? सरकारों ने इसके लिए काम क्यों नहीं किया? ये काम होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को भी नेशनल स्तर पर मान्यता मिले। गुजरात का फूड स्टॉल छत्तीसगढ़ में लग जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का फूड स्टॉल गुजरात में कब लगेगा, ताकि लोग समझे कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या व्यंजन होते हैं। तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति और खान पान को आगे बढ़ाने का चुनौती है। दूसरी चुनौती इंडस्ट्रियलाइजेशन की है। आरपी सिंह भी सहमत होंगे, संजीव जी भी सहमत होंगे, सीचंद जी भी सहमत होंगे कि बाकी राज्यों के मुकाबले जो इंडस्ट्री यहां आना चाहिए थी, जो निवेश होना चाहिए था, वो अभी हुआ नहीं है।
कई विदेश यात्राएं हो गई नेताओं की, मंत्रियों की, लेकिन छत्तीसगढ़ को कितना निवेश मिला? निवेश मिलेगा तो रोजगार आएंगे, रोजगार आएगा तो डेवलपमेंट भी होगा। तो निवेश करने की जरूरत है। तो एक तो निवेश भी छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन निवेश होना चाहिए। तीसरा, हायर एजुकेशन पर अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। आईटी सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो भविष्य है, बेंगलोर है, चेन्नई है, ऐसी सिटी पर यदि छत्तीसगढ़ को खड़ा करना है, किसी रायपुर छत्तीसगढ़ के शहर को, तो आपको आईटी सेक्टर में ग्रोथ करनी होगी। ठीक है, सरकार उस पर पहल कर रही है। नया रायपुर में एक आईटी हब उन्होंने बनाया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अभी इस पर काफी आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए आईटी जो स्पेशलिस्ट उनकी मदद, चंद्राकर जी के पास जाते हैं। जी जी, राजनीतिक शुचिता भी ध्यान रखने की जरूरत है। हमने ही देश में सबसे बड़ा एक नियम बनाया विधानसभा में कि कोई विधायक गर्भगृह में आएगा तो वो स्वयं निलंबित हो जाता है। यह पूरे देश में इसका स्वागत हुआ है। और बताऊं आपको, इसको लोकसभा में भी शिरोधार्य किया गया। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उसका जिक्र आज पीएम मोदी ने फिर से मंच से की। मैं आता हूं आपके पास, एक बार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी का रुख करता हूं। जब डॉक्टर साहब जब समझाइएगा तमाम बातें हो रही साहब की, छत्तीसगढ़ को विकसित कैसे बनाया जाएगा और क्या कुछ पीछे आज से पहले तक की गड़बड़ियां हुई है, लेकिन इन तमाम गड़बड़ियों में एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। क्या पॉलिटिकल विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ 2047 नहीं साहब 2040 में ही या 2030-35 में ही विकसित हो जाए? डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, देखिए डॉक्टर अवधेश जी, निवेश के विषय के ऊपर हमारा पूरा देश संघर्ष कर रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर निवेश जो नहीं कर रहे हैं, कम मात्रा में कर रहे हैं, ये बड़ी चुनौती है। तो छत्तीसगढ़ में भी निवेश कम हुआ है। रही बात है यहाँ पर कोर सेक्टर के ऊपर हम लोगों को जो काम करना चाहिए, जिसमें बिजली से लेकर के बहुत से आयाम उसमें विषय शामिल है, वो उसके ऊपर काम हो। नंबर 3, सर्विस सेक्टर के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंड हो गए। वो सर्विस सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए उतना उचित नहीं है जितना हमें छोटे और मंझोले उद्योग लगाने हैं। आप रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर को छोड़ दीजिए, बाकी छत्तीसगढ़ को हम देखें तो छोटे छोटे उद्योगों की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये जो स्किल प्रदान किया जा रहा है, तो वो प्रमाण पत्र बांटने का सेंटर ना हो, वरन वास्तव में स्किल वहां से तैयार हो, स्किल प्रदान किया जाए, प्रशिक्षण ढंग से दिया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूं आपके बाद। जब एक बार आरपी सिंह जी के पास जाता, आरपी सिंह जी एक शब्द निकल के आए कि राजनीतिक सूचिता। राजनीतिक सूचिता साहब ऐसी होनी चाहिए कि नजीर बने। जो नजीर विधानसभा ने आज देश भर में प्रस्तुत किया, वो कम से कम छत्तीसगढ़ जो शांत फिजा वाला प्रदेश माना जाता है, इस प्रदेश में भी तो राजनीतिक सूचिता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और राजनीतिक सूचिता का जो पाठ हमको भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ाया है, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। जब 84% तभी पार पाओगे। एक मिनट चुप हो जाइए। जब 84% मामलों में ईडी खाली अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो ये पता चल जाता है कि शुचिता आप कैसी चाहते हैं। जब विपक्ष का कोई आदमी आपसे सवाल पूछता है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक नहीं 4-4 जांच एजेंसियां बिठा दी जाती है, तो ये पता चलता है कि शुचिता आप कैसी चाहते हैं। आप चुन चुन के अपोजिशन के उन लोगों को झूठे मामले फंसा के जेल भेजते हैं जो आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो पता चलता है शुचिता कैसी होनी चाहिए। समय बदलेगा अवधेश जी, कोई अमृत पी के नहीं आया है। जो आज कुर्सी पे है वो हटेगा। प्रभु राम जो है भगवान विष्णु का अवतार थे, सत्ता उनकी भी नहीं रही तो मोदी जी की भी नहीं रहेगी और साई जी की भी नहीं रहेगी। लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि जो रास्ता आपने अपोजिशन की पार्टियों को दिखाया है, उस रास्ते पर वो चलेंगे, तब आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिएगा। सुंदरानी जी, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए साहब। आप भी विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती को स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को स्वीकार किया। जिन बिना आरोप के 2-2 साल जेलों में रहे, 19 महीने जेलों में रहे हमारे नेता अटल जी से लेकर मोरारजी भाई देसाई से लेकर सारे लोग, मतलब राजमाता विजया राजे सिंधिया जैसी नेता भी 19 माह जेल रही है, बिना आरोप, बिना कोई गुनाह किए। मीडिया की सेंसरशिप देखी है, कांग्रेस का अत्याचार हमने देखा है, कैसे राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाता था, चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार भंग कर दिया जाता था, किस प्रकार भ्रष्टाचार 2G 3G। सुंदरानी जी, मुझे समाप्त करना होगा। आप सभी 6 मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका शुक्रिया, आरपी सिंह जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका शुक्रिया, सूरज उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के ये समझिए कि राज्य स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ पे, रजत जयंती समारोह पे तमाम सियासी बातें एक तरफ, लेकिन राज्य आज जिस स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए हम सबको साझा प्रयास करना होगा, चाहे राजनीतिक दल के लोग हो, चाहे आप और हम जैसे आम लोग। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BST के साथ। नमस्कार।